वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग लेंज का नियम पढ़े थे। समझ में आया? नहीं आया? फिर से एक बार रिपीट कर लो, समझ लो, लिखना नहीं है। फैराडे का दूसरा नियम ही लेंज का नियम कहलाता है, -E बराबर डी फाई बाई डी टी। इस नियम को फैराडे कैसे समझाते हैं कि यहाँ ऋणात्मक चिन्ह यह बताता है कि प्रेरित विद्युतवाहक बल तथा फ्लक्स परिवर्तन परस्पर विपरीत दिशाओं में है। और इसी को लेंज कैसे समझाते हैं कि परस्पर विपरीत दिशाओं में है, इसका मतलब एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। और एक दूसरे का विरोध का मतलब सोचो, प्रेरित विद्युतवाहक बल क्यों उत्पन्न होता है? फ्लक्स परिवर्तन के कारण। मतलब आप जिस कारण से आपकी उत्पत्ति हुई है, आप उसी कारण का विरोध करो। तो यही लेंज का नियम है कि किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युतवाहक बल उन कारणों का ही विरोध करता है जिन कारणों से उसकी उत्पत्ति हुई है। और वो कारण कौन है? फ्लक्स में परिवर्तन। तो प्रेरित विद्युतवाहक बल फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है, अर्थात प्रेरित विद्युतवाहक बल उन कारणों का विरोध करता है जिन कारणों से उसकी उत्पत्ति हुई है। अर्थात जिस थाली में खाएं उसी थाली में छेद करो। सही है? चलिए अब आज के टॉपिक पर आते हैं। आज का हम लोग का पहला टॉपिक है प्रेरित धारा तथा प्रेरित आवेश। ये भी फैराडे के नियम से ही हम लोग प्राप्त करेंगे। तो चलो बच्चों देखो, यदि किसी कुंडली में कैपिटल N फेरे हों, यदि किसी कुंडली में कैपिटल N फेरे हों और अल्प समय dt में कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन डी फाई हो, तो फैराडे के द्वितीय नियम से, फैराडे के द्वितीय नियम से, आप केमिस्ट्री का द्वितीय नियम मत लगा देना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का द्वितीय नियम से उत्पन्न प्रेरित विद्युतवाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या लिखते हो जी? E बराबर -d फाई बाई डी टी। फैराडे ये बताए थे कि फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो धारा की प्रबलता भी बढ़ जाएगी। एक फेरे में फ्लक्स परिवर्तन हो तो n फेरे में, देखो कुंडली में n फेरे हैं तो n से यहाँ गुणा कर देना, है ना। अब यदि परिपथ बंद है, बंद का मतलब समझते हो? बंद, खुला। ये खुला है तो दोनों तार अलग अलग है, धारा नहीं प्रवाहित होगा। बंद हो गया, स्विच ऑन। बंद का मतलब स्विच ऑन, और जब स्विच ऑन होगा तो परिपथ में धारा प्रवाहित होगी। तो लिखेंगे क्या हम लोग? यदि परिपथ बंद है तो इस प्रेरित विद्युतवाहक बल के कारण परिपथ में उत्पन्न धारा, उत्पन्न प्रेरित धारा, क्योंकि ऐसी धारा प्रेरित धारा कहलाती है, ना तो AC है ना DC है, ये अलग प्रकार की धारा है। देखो प्रेरित धारा कितना होगा? तो ओम के नियम से धारा I बराबर वोल्टेज बटा प्रतिरोध है ना। धारा I बराबर वोल्टेज, वोल्टेज तो यहाँ विद्युतवाहक बल के रूप में है, तो I बराबर माइनस, E का मान माइनस में है, n बाई R डी फाई बाई डी टी। तो ये बच्चा लोग प्रेरित धारा का सूत्र हो गया। अब हमें प्रेरित आवेश भी चाहिए। अब क्या चाहिए हमें? प्रेरित आवेश भी चाहिए। तो चलिए प्रेरित आवेश निकाल लिया जाए। तो प्रेरित आवेश के लिए
धारा प्रवाहित हो रहा है, देयरफॉर परिपथ में प्रवाहित आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा अर्थात प्रेरित आवेश, प्रेरित आवेश Q बराबर आई टी ना, आई टी, टी तो डी टी है, तो Q बराबर आई माइनस एन बाई आर डी फाई बाई डी टी आई इंटू डी टी, तो ये तो कट गया ना, ये सॉरी डी टी है समय, तो क्या बचा Q बराबर माइनस एन बाई आर इंटू डी फाई। इसको शब्दों में क्या लिखोगे? Q बराबर माइनस एन, एन फेरो की संख्या है, फेरो की संख्या, गुणे डी फाई फ्लक्स परिवर्तन ना, फ्लक्स परिवर्तन बटा में एन प्रतिरोध। तो इस तरह से आप किसी परिपथ में बहने वाली, हमने पिछले क्लास में पढ़ा ना, कहोगे सर आपने एक नई धारा की उत्पत्ति कर दी, प्रेरित धारा, तो उस प्रेरित धारा को निकालने का क्या सूत्र होगा? तो सूत्र सामने है, और धारा है तो धारा आवेश के प्रवाह की मात्रा होती है, तो आवेश क्या होगा ये भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो उन दोनों चीज़ों के लिए जो परिपथ में आवेश प्रवाहित हो रहा है इस दौरान, इस प्रयोग में, तो उस आवेश का मान भी इस सूत्र से निकाल सकते हैं। जो धारा उत्पन्न हुई उसका मान इस सूत्र से, जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ उसका मान भी लेंज के नियम से या फैराडे के दूसरे नियम से वो निकाल सकते हैं। तो उनका गणना भी की जा सकती है। चलिए कुछ अगले टॉपिकों की तरफ चलें। चलिए बच्चों, अगला हम लोग का टॉपिक है गतिक विद्युत वाहक बल, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव, फॉर शॉर्टकट में मोशनल ईएमएफ कहते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देना, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल ये हम लोगों ने समझा, गतिक लगा हुआ है, इसका मतलब सीधा सा तात्पर्य है इसमें कहीं गति के कारण ये विद्युत वाहक बल, तो हमने पिछले टॉपिकों में भी पढ़ा था, ये जो विद्युत वाहक बल था वो भी तो गति के कारण ही उत्पन्न हुआ था ना, तो वही गतिक विद्युत वाहक बल था। तो इसकी हम लोग परिभाषा क्या देंगे कि कोई समरूप चुंबकीय क्षेत्र हो। तो चलो हम यहाँ चित्र बना देते हैं, ये हमारा समरूप चुंबकीय क्षेत्र है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र B। इस क्षेत्र में एक पृष्ठ स्थित है, मान लो ये चुंबकीय क्षेत्र को क्रॉसिक क्षेत्र से दर्शाते हैं, ये क्रॉसिक क्षेत्र है, इसकी इस भुजा की लंबाई भी, इस भुजा की, दोनों भुजा की लंबाई L है। तो ये, अब इसका एक दूसरा डायग्राम बनाते हैं, फिगर से इसकी परिभाषा हम समझाएंगे। ये समरूप चुंबकीय क्षेत्र B है, वही ऊपर वाला ही, ये वाला जो पार्ट है ये गति करा, गति करके इसका कुछ भाग बाहर निकल गया, ये देखो ये इसका कुछ भाग बाहर निकल कर आ गया, मान लो dx भाग बाहर निकल कर आ गया। तो ये वाला भाग कितना हो जाएगा, ये L था, L में से dx तो बाहर आ गया, तो ये L माइनस x हो जाएगा, L माइनस dx हो जाएगा, और ये तो L रहेगा ही। ये क्रॉसिक क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र है। तो यही परिभाषा हम लोग देंगे कि किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में से किसी बंद पृष्ठ अथवा
उसके किसी भाग, मतलब छोटा सा पार्ट भी रहे, किसी भाग की गति के कारण भाग की गति के कारण पृष्ठ से संबंधित क्षेत्रफल में परिवर्तन से उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल को गतिक विद्युत वाहक बल कहते हैं। गतिक विद्युत वाहक बल कहते हैं। ये फिगर ए हो गया, ये फिगर बी हो गया। थोड़ा ध्यान देना बच्चों, हमने क्या परिभाषा में लिखा उसको यहां से समझो। किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में एक पृष्ठ स्थित है ना, और इस वाले में वह पृष्ठ थोड़ा सा गति किया, मान लो ये भी वेग से गति किया। किस वेग से? भी वेग से ऐसे निकला, और उसका कुछ थोड़ा सा भाग, ये dx भाग बाहर निकल गया। तो पृष्ठ से संबंधित क्षेत्रफल में परिवर्तन हुआ कि नहीं हो गया? अभी इसका टोटल पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है, और इसमें अब इतने क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है, कुछ भाग तो बाहर निकल गया। तो अब चुंबकीय क्षेत्र से जो पृष्ठ संबंधित है उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन हुआ। अभी इसका पूरा क्षेत्रफल चुंबकीय क्षेत्र में है, अब इसका थोड़ा सा क्षेत्रफल चुंबकीय क्षेत्र में, कुछ क्षेत्रफल बाहर निकल गया है। तो यही तो परिभाषा कहता है कि किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में कोई बंद पृष्ठ गति करता है और उसके गति करने से क्षेत्रफल में परिवर्तन हो जाए तो इस विद्युत वाहक बल को, इस प्रेरित विद्युत वाहक बल को गतिक विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो यही डिफिनीशन, क्या डिफिनीशन देंगे? किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में से किसी बंद पृष्ठ अथवा उसके किसी भाग की गति द्वारा, उसके भाग के गति के कारण पृष्ठ से संबंधित क्षेत्रफल में परिवर्तन से उत्पन्न प्रेरित विद्युत, क्योंकि आपको पता है कि परिवर्तन होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। फैराडे के नियम में हमने पढ़ा है, तो ये तो डाउट नहीं होना चाहिए कि सर प्रेरित विद्युत वाहक बल क्यों होगा। गति होगा तो होगा, चुंबकीय क्षेत्र में गति होगा, पृष्ठ का तो होगा। तो इस विद्युत वाहक बल को हम लोग गति के कारण हुआ है, इसीलिए इसको गतिक विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो क्या डिफिनेशन देंगे, नोट करिए। किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में से किसी बंद पृष्ठ अथवा उसके किसी भाग की गति के कारण पृष्ठ से संबंधित क्षेत्रफल में परिवर्तन से उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल को गतिक विद्युत वाहक बल कहते हैं। याद हो जाएगा। ये दोनों चित्र बनाएंगे, फिगर ए, फिगर बी। और इस चित्र के बारे में क्या लिखेंगे कि मान लिया एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी है। चित्र के बारे में लिखेंगे, उसके बाद हम फॉर्मूला सिद्ध कराते हैं। मान लिया एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल वी है और उसमें एक पृष्ठ स्थित है जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई L है, जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई L है। यह पृष्ठ अपनी दाईं ओर, राइट साइड में दाईं ओर भी वेग से गति करता है, दाईं ओर भी वेग से गति करता है और dt समय में उसका dx भाग, dt समय में उसका dx भाग चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकल जाता है। भी वेग से dt समय में उसका dx भाग चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकल जाता है। सही है। अब प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखो कैसे निकालते हैं। इस वाले को मिटा देते हैं, ये तो लिख चुके हो। अब हमें फिगर देख देख करके मान निकालना है। चलिए,
अब इसका फ्लक्स बताओ तो कितना है। फिगर ए में चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, थोड़ा ध्यान देना, φ1 बराबर, फ्लक्स का मापन कैसे होता है, क्षेत्र गुणे क्षेत्रफल। तो चुंबक समरूप चुंबकीय क्षेत्र B है और क्षेत्रफल A1, φ1 बराबर B A1 L गुणे L L स्क्वायर। यह बंद पृष्ठ v वेग से अपनी दाईं ओर गति करता है और dt समय में dx भाग चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकल जाता है। अब चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स φ2 बराबर, चुंबकीय क्षेत्र तो वही है B, और अब चुंबकीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ क्षेत्रफल B A2 B A2। अब यही ना क्षेत्रफल है, तो इस क्षेत्रफल की लंबाई L तो चौड़ाई L माइनस डी एक्स, L माइनस डी एक्स, ये क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो पूरी लंबाई L था और L में से dx बाहर निकल गया, तो अंदर कितना बचा, L माइनस डी एक्स बचा, तो लंबाई गुणे चौड़ाई। अब चित्र का कोई काम नहीं है, चित्र को मिटा देते हैं। अब फ्लक्स में परिवर्तन, अब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, फ्लक्स में परिवर्तन को डी फाई से ना, डी फाई बराबर क्या देते हैं, φ1 माइनस φ2, पहले ज़्यादा था, φ1 माइनस या φ2 अंतिम फ्लक्स माइनस प्रारंभिक फ्लक्स, φ2 माइनस φ1 डी फाई बराबर, हाँ जी, φ2 का मान BL L माइनस डी एक्स, BL L माइनस डी एक्स माइनस φ1 BL स्क्वायर डी फाई बराबर BL स्क्वायर BL डी एक्स माइनस BL स्क्वायर, डी फाई बराबर माइनस BL डी एक्स, समीकरण 3। अब देखो, गति किया है dt समय में, कितने समय में, dt समय में, तो उस समय कितना लगा, देयरफॉर पृष्ठ को चुंबकीय क्षेत्र से
बाहर निकलने में लगा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी तो dx भाग निकला ना, किस चाल से, v चाल से। अब इसको मिटा देते हैं। तो इसकी ज़रूरत भी नहीं होगी, इसको छोड़ दो, तो इसको तो डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं। देयरफॉर फैराडे के द्वितीय नियम से प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल अर्थात गतिक विद्युत वाहक बल, तो हम लोग E लिखते हैं ना, E बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी। तो ये E तो प्रेरित विद्युत वाहक बल है ना, और कैपिटल E लिखेंगे तो विद्युत वाहक बल है। तो एक तीसरा विद्युत वाहक बल ये आ गया। एक विद्युत वाहक बल हमने वहां पढ़ा E, एक विद्युत वाहक बल इस पाठ के शुरू में पढ़ा प्रेरित विद्युत वाहक बल, और एक अभी पढ़ रहे हैं गतिक विद्युत वाहक बल। तो इसको कर्सिव राइटिंग वाला E लिखो, ये वाला E लिखो। तो इसको हम ये नहीं लिखे, है तो विद्युत वाहक बल ही ना, लेकिन संकेत बदल दे ताकि फिगर पहचानने में, फॉर्मूला पहचानने में हमको कोई दिक्कत ना हो। तो ये सेल वाला विद्युत वाहक बल हो गया, ये फैराडे के नियम वाला विद्युत वाहक बल हो गया, और ये कर्सिव राइटिंग E को 3 तरीकों से लिख सकते हैं, तीनों सूचित कर लिया जाए। प्रेरित विद्युत वाहक बल स्मॉल ई, केवल विद्युत वाहक बल कैपिटल ई, और गतिक विद्युत वाहक बल कर्सिव राइटिंग जिसको घसते हुआ कहते हो उसका ये E लिख दिया जाए। E बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी, E बराबर माइनस डी फाई का मान देखो निकाल चुके हैं, माइनस बी एल डी एक्स अब बटा में डी टी, बी एल माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और डी एक्स बाई डी टी। थोड़ा ध्यान दो तो, डी एक्स बाई डी टी दूरी बटा विस्थापन, डी एक्स बाई डी टी दूरी बटा विस्थापन, वेग v हो जाएगा, है ना, v वेग से गति किया था ना, तो दूरी बटा विस्थापन वेग v हो जाएगा। तो देयरफॉर गतिक विद्युत वाहक बल बी एल भी, तो गतिक विद्युत वाहक बल का ये जो मान आया यह सूत्र हो जाएगा। गतिक विद्युत वाहक बल बी एल भी, बी चुंबकीय क्षेत्र है, एल उस चालक की लंबाई है, पृष्ठ की लंबाई, और भी वह वेग है जिस वेग से वह चुंबकीय क्षेत्र से बाहर गति किया था। तो अगर ये सूत्र दिया रहे तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये आ गया तो अब प्रेरित धारा का एक नया सूत्र भी हो जाएगा। अब प्रेरित धारा I बराबर E बाई आर ना, ओम के नियम से E बी एल वी बटा में R। तो प्रेरित धारा निकालने का एक नया सूत्र ये भी हो जाएगा। इस सूत्र का भी हम लोग चैप्टर में इस्तेमाल करेंगे जब प्रतिरोध दिया रहे, वेग दिया रहे, चुंबकीय क्षेत्र दिया रहे, चालक की लंबाई दिया रहे, तो उस चालक में बहने वाली प्रेरित धारा का मान इस फॉर्मूले से दिया जा सकता है, निकाला जा सकता है। तो ये आज हम लोग का ये चैप्टर आज कंप्लीट हुआ, इस चैप्टर बोल रहे हैं, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब इस क्लास में अगला टॉपिक डाल देंगे, तो लंबा टॉपिक है, उसको अगले क्लास में जानेंगे। इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।